हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल कंज्यूमर बिहेवियर कवर किया था, कंप्लीट किया था वो चैप्टर। इस वीडियो के थ्रू हम रूरल मार्केटिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है रूरल मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स, या आप कह लीजिए रूरल एरिया के लिए जो भी मार्केटियर मार्केटिंग मिक्स प्रिपेयर करता है, दैट इज़ नोन एज रूरल मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स होता है कि सेट ऑफ एक्शंस, टैक्टिक्स, टूल्स, वेरिएबल्स जो एक कंपनी यूज़ करती है, जो कि एक मार्केटियर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को और अपने ब्रांड को बेचने के लिए बाज़ार के अंदर। जब भी किसी मार्केटियर ने एक प्रोडक्ट बाज़ार के अंदर बेचना है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या क्या डिसीज़न लेता है, क्या क्या टैक्टिक्स को फॉलो करता है, क्या क्या एक्शन लेता है, क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल करता है, वो सब कुछ उसके मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा होते हैं। मार्केटिंग मिक्स एक तरह की, आप कह लीजिए कि एक तरह की स्ट्रैटेजी है, एक तरह की मार्केटिंग अप्रोच है, जो कि एक मार्केटियर को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अ मार्केटियर इन्वॉल्व सेवरल फैक्टर्स। एक मार्केटियर को बहुत सारे फैक्टर्स से डील करना पड़ता है जब भी वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है। मतलब जब भी उसने एक पर्टिकुलर गुड बेचना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स से उसका सामना होता है। जैसे प्रोडक्ट लाइन हो गया, ब्रांडिंग हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग वो किस तरह से करेगा, प्रोडक्ट का क्या प्राइस वो फिक्स करेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेगा, चैनल डिज़ाइन कैसा होगा, भी किस तरह से, किस चैनल के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट बाज़ार तक लेकर आएगा, और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ होगी, सिलेक्शन और मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारे काम, ये सारे टैक्टिक्स, ये सारे एक्शंस, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन मार्केटिंग मिक्स की। नाउ वी विल बी डूइंग मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स है क्या? मार्केटिंग मिक्स है हमारा, marketing mix is simply defined as putting the right product in the right place and at the right uh, at the right price at the right time. तो marketing mix है क्या? कि मार्केटिंग मिक्स है कि पुटिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस, कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको सही जगह पर पहुंचाना, सही प्राइस के ऊपर और सही टाइम के ऊपर। ये चीज़ हम कब कर पाएंगे, ये चीज़ कब मुमकिन है, पॉसिबल है, जब हमने एक बहुत अच्छा मार्केटिंग मिक्स, एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने प्रोडक्ट के लिए बनाई होगी। ठीक है। Next is the marketing mix is a crucial tool to help to understand what product or service can offer and how to plan for a successful product offering. और मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स एक क्रूशियल टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किस चीज़ के लिए? ये समझने के लिए, क्या चीज़ समझने के लिए, कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बेचने जा रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बाज़ार के अंदर उतारना, उसके लिए मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक आप कह लीजिए ज़रिया है, एक टूल है। ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स इज़ दी मोस्ट कॉमनली एग्जीक्यूटेड थ्रू। हम हमेशा मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's आते हैं। 4 P's क्या क्या है वो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान। भी इनके रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गया, चाहे वो प्राइस के रिलेटेड हो गया, चाहे वो प्रमोशन के रिलेटेड हो गया, चाहे वो प्लेस के रिलेटेड हो गया, तो ये सारा कुछ क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? हमारा मार्केटिंग मिक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर मैं दोबारा से एक लाइन में आपको इसका क्रक्स बताऊं, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। कौन कौन से 4 P's हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस,
प्रमोशन, कि हमने अपना जो भी प्रोडक्ट बाज़ार के अंदर उतारना है उसके रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करना है, किस तरह से कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाना है, तो ये सारे डिसीजंस किसके अंदर इनकलकेट होते हैं? मार्केटिंग मिक्स के अंदर इनकलकेट होते हैं। क्लियर? ये तो था मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की हम यहाँ पर जो भी इसके दो हमारे आप कह लीजिए दो फिलोसोफर्स आप कह लीजिए जिनकी हम यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर और अकॉर्डिंग टू मैकार्थी। फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं मार्केटिंग मिक्स के रिलेटेड? फिलिप कॉटलर बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स is the combination of four elements called the 4Ps that every company has the option of adding, subtracting or modifying in order to create a desired marketing strategy. फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? 4 एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स का? 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं वो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, जो हर कंपनी क्या करती है? अडॉप्ट करती है। ठीक है, अडॉप्ट क्यों करती है? ताकि अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ भी एडिशन करना है, कुछ भी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस करना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मार्केटिंग मिक्स, ताकि डिज़ायर्ड एरिया जो मैंने सोच रखा है उसको मैं कैप्चर कर सकूं और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकूं। और मैकार्थी क्या कहते हैं? मैकार्थी बोलते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? इज़ द पैक ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। मार्केटिंग मिक्स किस चीज़ का पैक है? कॉम्बो किसका है? 4 पीस का। और वो 4 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है और प्राइस है। क्लियर? ये तो थी डेफिनेशन। किस किस की हमने की है यहाँ पर डेफिनेशन? फिलिप कॉटलर की और मैकार्थी की। नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। जो मेन पोर्शन है इस चैप्टर का, दैट इज एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स, या जिनको 4 पीस भी बोला जाता है। कौन कौन से हैं वो? वो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, उसके बाद प्लेस और उसके बाद प्रमोशन। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास 4 पीस हैं। अब हम इनको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले टर्न आती है प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो लेते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट डिसीजंस और प्रोडक्ट मिक्स आर, सबसे पहला प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट होता क्या है वैसे? ये सारे डिसीजंस को डिस्कस करने से पहले प्रोडक्ट होता क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। वो यूटिलिटीज़ जो हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। वो चीज़ क्या होती है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, उन बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ के रिगार्डिंग डिसीजंस एक मार्केटियर लेता है कि उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करेगा, ब्रांडिंग कैसे करेगा, प्रोडक्ट के अंदर वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज किस प्रकार की वो देगा, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करेगा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो ये सारे डिसीजंस किसके अंदर लिए जाते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिसीजन है दैट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट का, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग इस मैनर में होनी चाहिए जैसा कि हमारा टारगेट कस्टमर चाह रहा है, जैसा हमारा टारगेट कस्टमर्स की डिज़ायर है, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हैं? अपने डिज़ायर्ड कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन उसी प्रकार से रखना चाहिए जिस तरह से हमारा कस्टमर चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन, प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है? प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर,
प्रोडक्ट के मटेरियल, किस तरह का मैंने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और किस तरह की पैकेजिंग है। और जो क्वालिटी है वो और जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी एक मार्केटियर क्या कर पाएगा, एक्सेल कर पाएगा। अगर एक मार्केटियर है जो प्लान कर रहा है कि रूरल एरिया में जाकर उसको प्रोडक्ट बेचना है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसे अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तभी जो रूरल कस्टमर्स हैं वो ब्रांड लॉयल बनेंगे। ब्रांड लॉयल का क्या मतलब है कि फ्यूचर में भी उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ वो जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पैकेजिंग। अगला जो डिसीज़न है वो पैकेजिंग है, और पैकेजिंग भी इन्फ्लुएंस्ड करती है। अगर मेरे को कोई भी पैकेजिंग डिसीज़न लेना है तो बड़े सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी, कस्टमर्स की बाइंग पावर, कस्टमर्स की परचेजिंग पावर, कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी, कस्टमर्स का कल्चर, कस्टमर्स का प्रेफरेंस, कस्टमर्स की यूसेज कंडीशन, और उनकी एबिलिटी टू रीड। ठीक है, जो भी पैकेजिंग के अंदर लेबल्स वगैरह हम लगाते हैं, क्या वो रीड कर पा रहे हैं, कि कर सकते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही मुझे अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, पैकेजिंग डिसीज़न लेना है। अगर हम रूरल कस्टमर्स की बात करें, रूरल कस्टमर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन कस्टमर्स वो कम है, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो क्या होती है, कम होती है, सीजनल होती है, प्लस इनकी ऑक्यूपेशन भी सीजनल है, एज मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से होने वाली जो इनकम है वो क्या है, सीजनल है। तो ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना है, और एक मार्केटियर रूरल एरिया में तभी एक्सेल कर पाएगा अगर वो पैकेजिंग के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, और बल्क जो बड़ी बड़ी पैकिंग है उसके बजाय उसे छोटी पैकिंग करनी चाहिए चीज़ों की। जैसे अगर ही इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अ शैम्पू इन रूरल एरिया, अगर वो शैम्पू रूरल एरिया में लॉन्च करने की सोच रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में बॉटल से अच्छा है कि वो सैशेज़ में क्या करे, स्टार्ट करे, क्योंकि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज हो सके, ताकि हर कोई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सके, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में बेचेगा तो रूरल एरिया की आपको पता है जो लिक्विडिटी है वो कम ही होती है, तो इजीली वो स्मॉल पैकिंग्स को क्या कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के ऊपर भी एक मार्केटियर को क्या रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। गुडविल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूरल एरिया जो रूरल ऑडियंस है, रूरल ऑडियंस इज मोर कॉशियस वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट दैट विल बी सीन बाय अदर्स। ठीक है, दस दे लाइक टू स्टिक विद द प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स दैट हैव सो हायर सोशल एक्सेप्टेंस। और जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके लिए भी ब्रांडिंग मार्केटियर को अपने प्रोडक्ट की अच्छे से ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तभी लोग अवेयर होंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड से। और रूरल एरिया के लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं ब्रांड्स को लेकर, वो वही प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जो उन्होंने देखा होता है अपने रेफरेंस ग्रुप में या नेबर्स में, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम डिसीज़न वो हमेशा घर पर बातचीत कर कर ही, दूसरों से सलाह मशवरा कर कर ही लेते हैं। जैसा कि हमने अपने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में स्टडी किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स उनके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमने फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, इनके बारे में चर्चा की थी। तो ब्रांडिंग में भी हमें अपने ब्रांडिंग के ऊपर एक मार्केटियर को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो रूरल कस्टमर्स हैं वो उसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे जिसकी हायर सोशल एक्सेप्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रोडक्ट वारंटी और एक मार्केटियर को प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है कि जब हम बोल देते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में अगर ये चीज़ ख़राब होती है तो आप रिप्लेस या एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट वारंटी। और आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था कि अगर एक मार्केटियर ने, एक प्रोड्यूसर ने सामान बेच दिया, उसका रिश्ता कस्टमर से ख़त्म हो जाता था। लेकिन करंट स्कैनेरियो में कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बाज़ार के अंदर। क्यों दी गई है? क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर का कोई भी अस्तित्व नहीं है बाज़ार के अंदर।
तो इस पर्टिकुलर केस में उसको अपने कस्टमर्स को जितना हो सके उतना सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और आजकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर एक चीज़ बेच दी तो बेचने पर उनका रिश्ता कस्टमर से ख़त्म नहीं हो जाता, वो आफ्टर से सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि बाद में, जैसे अगर आपने कोई एयर कंडीशनर परचेज़ किया तो आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि इतनी सर्विसेज फ्री हैं, 4 सर्विसेज फ्री, 3 सर्विसेज फ्री। तो ये सब क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। तो एक मार्केटियर को अगर एक रूरल एरिया में सपोज़ वो एंट्री कर रहा है तो रूरल एरिया के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसे प्रोडक्ट वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज के भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लूज़ करने पड़ेंगे, तभी मैक्सिमम से मैक्सिमम रूरल ऑडियंस को अपनी तरफ वो खींच पाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए नेसेसरी स्टेप है फॉर मेकिंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजंस सच एज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एक्सेट्रा। प्रोडक्ट प्लानिंग बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग। और प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने प्लान करना है सारा कुछ, जैसे ब्रांडिंग हो गया, उसकी पैकेजिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब भी एक रूरल मार्केटियर है, रूरल एरिया के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहा है, तो उसे अच्छे से अपने प्रोडक्ट की क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा? वहाँ पर एक्सेल कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, जो भी आपका आइडिया है उसको ट्रांसफॉर्म करना, किस में? कमर्शियली ट्रांसफॉर्म करना। कमर्शियली ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि सपोज़ मेरा दिमाग में ये पर्टिकुलर आइडिया है कि मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ नहीं है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब मैंने वो आइडिया को रियलिटी में क्या कर दिया? बदल दिया। और रियलिटी में बदल दी, सपोज़ एक मार्केटियर है, वो प्लान कर रहा है कि रूरल एरिया में ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस आइडिया को किस में कन्वर्ट कर देगा? रियलिटी में। वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च कर देगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड भी सपोज़ कोई मैं नया प्रोडक्ट ही रूरल एरिया में लॉन्च कर रही हूँ, तो उसके रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, टेस्टिंग हो गया, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब कुछ हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो ये थे प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा रूरल मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज़ प्राइस। प्राइसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड। प्राइसिंग के लिए भी हम बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। मार्केटियर को हमेशा जब भी वो क्या कर रहा है, प्राइसिंग डिसीज़न ले रहा है, उसे हमेशा सबसे पहले जो चीज़ माइंड में रखनी होती है वो है कस्टमर्स की साइकोलॉजी बिफोर सेटिंग द प्राइस ऑफ देयर ऑफरिंग। जब भी रूरल मार्केटियर अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने जा रहा है, हमेशा उसके माइंड में कस्टमर्स की क्या साइकोलॉजी है उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो क्या कर रहा है? प्राइस सेट कर रहा है। अब मार्केटियर को जब भी कस्टमर्स की साइकोलॉजी होगी, प्लस कस्टमर्स का इनकम लेवल कैसा है, ठीक है, वो किस तरह से किसी चीज़ को, प्राइस को परसीव करते हैं, ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए एक मार्केटियर को जब भी वो प्राइसिंग डिसीज़न ले रहा है। और कौन कौन सी बातें उसको माइंड में रखनी चाहिए, कौन कौन से डिसीजंस आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं जो भी एक प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आपको मालूम ही है कि जो हमने इकोनॉमिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा कि कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है 2 चीज़ों से, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? विच रिमेन्स फिक्स्ड, जो फिक्स्ड रहती है, अगर प्रोडक्शन चेंज भी हो रही है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे रेंट है, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, ठीक है, मैं उसके अंदर प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो रेंट अनचेंज्ड है, चाहे मैंने 1 यूनिट बनाई चाहे मैंने 2 यूनिट बनाई, मुझे सेम रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे मैंने कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करती रहती है,
ठीक है। वो वेरी करती रहती है। क्यों वेरी करती है? जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या करती है? वेरी करती है। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी मैं प्राइसिंग डिसीज़न ले रही हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी कॉस्ट कम से कम कवर हो जाए। अगर मेरी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी तो मार्केटियर क्या रहेगा? लॉस में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंपटीशन प्राइस। जब भी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस का डिसीज़न ले रहे हैं, प्राइस फिक्स कर रहे हैं, हमें कॉम्पिटिटर का प्राइस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं सोच रही हूँ कि रूरल एरिया के अंदर मैं शैम्पू बेचते हैं, जाकर शैम्पू बनाया, ठीक है। अब शैम्पू का मैं प्राइसिंग अगर करूँगी तो मैं देखूँगी कि रूरल एरिया के अंदर कोई और भी शैम्पू बेचने वाला है जो मेरा कॉम्पिटिटर है। सपोज़ अगर वो भी है तो मैं उसका भी प्राइस ध्यान में रखूँगी कि वो कितने रुपीज़ में प्राइस बेच रहा है, और मैं कोशिश करूँगी मेरा प्राइस उसके आसपास ही हो या उससे कम हो। तभी मैं मार्केटियर, जो जितने भी कस्टमर्स हैं, जितनी भी रूरल ऑडियंस है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँगी। नेक्स्ट कम्स दी डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस प्राइसेस। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना है तो हमें डिस्काउंट्स और अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे। डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस देंगे तो मैक्सिमम कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर मैं अपने क्रेडिट टर्म्स इजी रखूँगी, टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू क्रेडिट अगर मेरे लूज़ होंगे, इजी होंगे, तो मैक्सिमम कस्टमर्स को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँगी। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है रूरल कस्टमर्स की, वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि जो उनकी इनकम है वो रेगुलर नहीं है, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर निर्भर है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। लास्ट इज़ प्रॉफिट मार्जिन। और जब भी हम प्राइसिंग डिसीज़न ले रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन का भी डिसीज़न लेना है कि मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अगर एज अ न्यू प्रोड्यूसर है तो हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ही रखना चाहिए। तो न्यू प्रोड्यूसर को अपना एक नॉमिनल प्रॉफिट ही रखना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी करंटली उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर्स अपनी तरफ जोड़ने हैं, तो वो सुपर प्रॉफिट की तमन्ना नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे एक नॉर्मल प्रॉफिट ही रखना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ही रखना चाहिए। ये तो थे डिसीजंस प्राइसिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट कम्स प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? सपोज मैंने प्रोडक्ट बना लिया, शैम्पू मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया। अब प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये देखेंगे कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है कैसे कस्टमर प्लेस तक लेकर जाऊंगी। इसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स का, बातों का ध्यान देंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले चैनल सिलेक्शन। चैनल सिलेक्शन का क्या मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्ट है कौन से चैनल से जाएगा। ये भी डिपेंड करता है मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है। क्या मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल है? क्या मेरा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है? अगर तो ड्यूरेबल है तो हाँ, मैं एक लॉन्ग चैनल फॉलो कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल नेचर का है, तो जल्दी ख़राब होने वाला, तो मुझे शॉर्टर चैनल क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ताकि मेरा प्रोडक्ट ख़राब ना हो और मेरी जो कॉस्ट है वो इनकर ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा इन्वेंट्री के अंदर बेसिकली हम ये चेकआउट करते हैं कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल वगैरह है, ठीक है, उनको मैं किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर रही हूँ, मटेरियल्स को किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना इक्विपमेंट्स को। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। और इन्वेंट्री को भी हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो सकती है? इंक्रीज़ हो सकती है। हमें अपनी इन्वेंट्रीज को मिसमैनेज नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं तो खड़ी कर देगी। अगर इन्वेंट्री ख़राब होगी तो कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो हम अपना क्योंकि अगर एक न्यू मार्केटियर है वो करंटली प्रॉफिट मार्जिन हाई नहीं रखेगा, नॉमिनल होगा या बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही वो क्या कर रहा होगा? प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा होगा, क्योंकि अभी उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है।
तो हमें बहुत ध्यान से अपनी इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई चेन का, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि इस इनिशियली ये स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, कंजम्पशन पॉइंट तक जो भी सारे का सारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारे का सारा लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। जैसे रॉ मटेरियल को बाय करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करना, उसको कस्टमर प्लेस तक लेके जाना, ठीक है। फिर कस्टमर के पास जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक ये हमारा जो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसके रिलेटेड भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कैसे हम मटेरियल को हैंडल करेंगे, इंफॉर्मेशन का फ़्लो कैसे होगा, पैकेजिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग डिसीजंस हो गया, ये सारा कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट कम स्टोर एंड वेयर हाउसिंग। स्टोर और वेयर हाउसिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो गए और जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, इनको प्रॉपरली सेफली रखना ताकि कुछ भी डैमेज ना हो, क्योंकि अगर डैमेज हो गया तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग के रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सपोज़ प्रोडक्ट पेरिशेबल क्वालिटी का नेचर का है तो हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा कि सपोज़ अगर मैंने आज वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, वो कल परसों चौथ तक जाकर विलेजेस में पहुंचना है, तो हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, स्टोरिंग हो रही है, प्रॉपर हम उनको एक सेफली कोल्ड स्टोरेज में रखें, मतलब उनके प्रोडक्ट के टेम्परेचर के हिसाब से उन्हें जगह पे रखा जाए ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। नेक्स्ट कम्स दी चैनल कवरेज। नेक्स्ट कम्स दी चैनल कवरेज, और चैनल कवरेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। चैनल कवरेज में बेसिकली हम कौन से डिसीजंस लेते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये डिपेंड करता है कंपनी के लेवल के ऊपर भी कि कंपनी का लेवल कैसा है, वो प्रोडक्शन किस लेवल पे कर रही है। अगर तो हायर लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है तो उसके लिए मास कवरेज ज़्यादा बेटर होगा। और उसी की तरह अगर जो कंपनी का आप कह लीजिए जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है तो वो सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव कवरेज भी कर सकती है। तो ये तो था हमारा प्लेस और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड डिसीज़न। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के रिगार्डिंग डिसीज़न। और प्रमोट क्यों करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, ताकि हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो सके। और इसके अंदर हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं, वो है सेल्स प्रमोशन का, एडवर्टाइजमेंट का, पब्लिसिटी का, पब्लिक रिलेशंस का, डायरेक्ट मार्केटिंग का। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन, अगर देखो प्रमोशन के अंदर है, मेरे को अगर अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है तो मैं रूरल एरिया में लोगों को क्या दे सकती हूँ, कूपन्स, डिस्काउंट्स, कॉन्टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। या सपोज़ अगर मैं नेहा प्रोडक्ट की लॉन्च करने जा रही हूँ तो मैंने पहले फ्री में क्या कर दिए, उनको सैम्पल्स देने स्टार्ट कर दिए। जैसे छोटे छोटे फ्री में उनको शैम्पू के सेशेस बांट दिए ताकि आप ट्रायल करो, अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर ही बाय करना। इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, एक बड़ी अच्छी गुड इमेज कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट कम्स एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी एक हाईली मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर मेरे को रूरल एरिया में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मैं रूरल एरिया में कोई भी फेमस पर्सनालिटी जो होगी उनको हायर कर सकती हूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ठीक है। क्योंकि रूरल एरिया के लोग उनसे मे बी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं एज़ कम्पेयर्ड विद अगर मैं कोई भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस अपॉइंट कर लूँ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी भी हमारे प्रोडक्ट की क्या करते हैं, हाई क्रेडिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट की हाई क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर टीवीएस ने जब कोई स्कूटी लॉन्च करनी थी तो रूरल एरिया में उन्होंने
यंग वुमेंस को क्या किया, यूज़ किया, ठीक है, अपनी स्कूटी को लॉन्च करने के लिए उन्होंने ट्रेनर्स वगैरह को क्या किया, वुमेन ट्रेनर्स को अपॉइंट किया ताकि वो वहाँ पर जाकर लेडीज़ को क्या करे, स्कूटी वगैरह सिखाएं। उसी तरह से एलजी ने भी माइक्रोवेव ओवन को जब उन्होंने लॉन्च किया था तो उन्होंने भी फ्री में क्या दिए थे, डेमोस दिए थे कि आप किस तरह से कुकिंग कर सकते हो। तो इस तरह से पब्लिक रिलेशंस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इससे रूरल एरिया के लोगों को लगेगा भी हाँ भी हमें कंपनी अपना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान रही है, तभी तो हमारे डोर स्टेप के ऊपर आकर हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ये पब्लिक रिलेशन पॉलिसी होती है कंपनी की। इससे भी हम अपने कम प्रोडक्ट की एक अच्छी गुडविल क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। लास्ट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक बहुत या मोस्ट पावरफुल वे है अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का और अपनी टारगेट ऑडियंस के अंदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करने का। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम वेंडिंग मशीन्स हो गया, डायरेक्ट मेलर्स, मोबाइल मार्केटिंग, इनका इस्तेमाल करके रूरल एरिया के लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं। ये तो थे मेन 4 P's हमारे मार्केटिंग मिक्स के, कि जो भी एक मार्केटियर फॉलो करता है, टेक्टिक्स आप कह लीजिए, टूल्स कह लीजिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। इनके अलावा इन्होंने हमें एडिशनल 2 P's और दिए हैं जिनका हम इस्तेमाल करके, जिनका एक मार्केटियर इस्तेमाल करके अपने जिस भी पर्टिकुलर एरिया को उसने, आप कह लीजिए, पर्टिकुलर एरिया के लोगों का दिल जीतना है, वो जीत सकता है। वो है पैशन और पेस। पैशन क्या होता है? पैशन रेफर्स टू, इट रिप्रेजेंट्स द एटीट्यूड, कमिटमेंट एंड सीरियसनेस टुवर्ड सर्विंग द कस्टमर्स इन रूरल मार्केटिंग प्लेस। तो पैशन क्या है? पैशन रिप्रेजेंट करता है एटीट्यूड, कमिटमेंट, सीरियसनेस। कौन से 3 वर्ड्स? एटीट्यूड, कमिटमेंट, सीरियसनेस। किसकी तरफ? कंज्यूमर्स की तरफ। कौन से कंज्यूमर्स की तरफ? रूरल मार्केट के कंज्यूमर्स की तरफ। तो अगर एक मार्केटियर एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरी 100% कमिटमेंट के साथ, सीरियसनेस के साथ कोई भी प्रोडक्ट रूरल मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा तो कोई भी उसको उसकी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। तो एक मार्केटियर को जब भी वो रूरल एरिया के अंदर प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे 3 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। वो क्या है? पैशन। और पैशन के अंदर कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक आप कह लीजिए कमिटमेंट, और थर्ड वन इज़ सीरियसनेस। अगर किसी भी काम में ये 3 चीज़ें आ गई, कौन सी 3 चीज़ें? पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट और सीरियसनेस, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और लास्ट इज़ पेस। पेस क्या है? पेस इज़, और जो लास्ट है वो है पेस। अगर हम पेस को जर्नल टर्म्स में इसका मीनिंग निकालें तो वो होता है स्पीड। तो नेक्स्ट जो डिसीज़न है एक मार्केटियर को लेना होगा रूरल मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, दैट इज़ पेस। किस स्पीड के ऊपर वो रूरल एरिया में प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है, वो भी उसको, उसके सक्सेस को क्या करेगी? निर्धारित करेगी, फिक्स करेगी। कैसे? अगर सपोज़ मैंने आज शैम्पूज़ लॉन्च किए, मैंने 1 मंथ तक तो बहुत अच्छी डिलीवरी दी, आगे डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम कर दी, तो करंटली मैंने स्टार्टिंग में इमेज बड़ी अच्छी क्रिएट कर ली, लेकिन अगर मैं उसी पेस के हिसाब से काम नहीं करूँगी तो लोगों के माइंड में नेगेटिव पिक्चर बनते देर नहीं लगेगी। तो हमें पेस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेस भी यहाँ पर प्ले करती है। तो हमें रूरल मार्केट के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो रूरल मार्केट के अंदर किस तरह की पेस वो डिमांड कर रहे हैं उसको भी हमेशा माइंड में लेकर चलना है। तो ये तो थे हमारे 4 P's। कौन कौन से हमने पढ़े 4 P's? प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट मिक्स। उसके अलावा 2 और पढ़े, कौन कौन से थे वो? पैशन और पेस।
पैशन के अंदर कौन से 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे? पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। ये तीनों चीज़ें भी एक मार्केटियर के माइंड में होनी चाहिए। और लास्ट क्या पड़ा? पेस। तो ये तो थे हमारे सारे कंपोनेंट्स किसके? रूरल मार्केटिंग मिक्स के। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।